हक और सच की आवाज़ बुलंद करना हमारी जिम्मेदारी, इखलाकी जिम्मेदारी भी है। हक और सच की आवाज़ बुलंद करना हमारी एक शहरी के तौर पर भी जिम्मेदारी। आज दफ्तर आते हुए मैंने देखा रास्ते में रश बहुत ज़्यादा था और इससे मुझे एहसास हुआ कि शहर में जगह जगह धरने भी हो रहे हैं। मुझे अफसोस है कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह के हालात कभी कभार पैदा हो जाते हैं कि लोग मजबूर हो जाते हैं सड़कों पे आने के लिए, इंसाफ लेने के लिए। हुकूमत को इन चीज़ों का नोटिस लेना चाहिए। मैंने हमेशा आवाज़ बुलंद की मुश्किल में फंसे, दुश्वारियों का सामना करते हुए पाकिस्तानियों के लिए, उन पाकिस्तानियों के लिए भी जो कि बांग्लादेश में फंसे हुए, उन पाकिस्तानियों के लिए भी जो दीगर और ममालिक के अंदर मुश्किलात का सामना करते रहे। आपको पता होगा अभी जो वाक़या पेश आया था, हमारे यहाँ से नौजवान गए थे दूसरे मुल्क की शहरियत लेने के लिए, उनको दुश्वारी और तकलीफ का सामना करना। उन पाकिस्तानियों के लिए भी जो रियासती मशीनरी का निशाना बने। जैसे आपको पता होगा कोई मॉडल टाउन के उन लोगों के बारे में बात नहीं करता जिनको पुलिस की या जिसकी भी वहशियाना फायरिंग की वजह से अपनी जान से हाथ धोने पड़े। और गल्लूबट आज भी चल रहे हैं, बट यह है कि हमारी कौम इतनी बेहिस है कि उसी गुल्लूबट के नाम पे होटलों के नाम भी रख रही है। और अब इसी तरह आपको पता होगा कि बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान के दुश्मन काफ़ी अरसे से पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक हालात ख़राब करना चाह रहे हैं। मैं सारे ममालिक का नाम नहीं लूँगा, फिर वावेला मच जाएगा, लेकिन आपको पता है हिंदुस्तान ही सिर्फ बलूचिस्तान के हालात नहीं ख़राब कर रहा, बल्कि हमारे और पड़ोसी भी हमारे घर में पत्थर फेंक रहे हैं। क्या करें, लड़की जवान है, नजरें इन सब की गंदी हैं। कसूर हमारा नहीं, कसूर इनकी फितरत का है। यह हमारी कामयाबी को देख नहीं सकते। और कौन कहता है कि इस तरह के हालात से माशी ब्रेकडाउन नहीं हो जाता? हुआ है कि नहीं है? अब जो शहर में आज के रोज में माशी कार्रवाई होनी थी, काम होने थे, सब तो रुक गए। इंसाफ एक निजाम का पिलर है, बगैर उसके मईशत नहीं चल सकती। आप इंसाफ करो, इंसाफ का निजाम रखो। हम जानते हैं कि मुल्क के दुश्मन ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचे, लेकिन साथ साथ यह कि पाकिस्तान की मईशत को नुकसान करने के लिए नित नए हरबे भी निकालते हैं। दौर खत्म है अब आमने सामने लड़ाई का, अब दौर है 5th जनरेशन वॉरफेयर और इकोनॉमिक वॉरफेयर का। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे जनाब अतीकुर रहमान साहब, जो कि माशी तज्जियाकार भी हैं और मुख्तलिफ ताजिर सनतकार तंजीमों के साथ मुंसलिक भी हैं। तो एक लेते हैं छोटी सी ब्रेक। कहां है महंगाई? किधर है महंगाई? कौन कहता है महंगाई है पाकिस्तान? गलत कहते हैं सब लोग। कोई महंगाई नहीं है मुल्क में। तो भाई हर चीज बड़ी सस्ती मिल रही है। आप देखें लोग कितने खुशहाल हैं। नहीं, मैं वो वाले चश्मे पहने हुआ हूं जो हमारे यहां लोग तब पहन लेते हैं जब वो अशराफिया की फहरिस्त में आ जाते हैं, जब वो किसी आम ओहदे पर फायज हो जाते हैं, है ना, या फिर जब वो कारोबार और सनत के उस मनसब के ऊपर बैठ जाते हैं, उनके पास दौलत बहुत हो जाती है, तो फिर वो भी महंगाई ढूंढते हैं। कहाँ है महंगाई? कहाँ है गरीब? कहाँ है? कोई गरीब नहीं है। 5 स्टार होटलों में रश लगा हुआ है, रेस्टोरेंट भरे हुए हैं। किसने कहा महंगाई है? ऐसे ही ये दीवाने शोर मचाते रहते हैं महंगाई। और मीडिया को देखो, बेवजह महंगाई का राग अलापते रहते हैं। कोई महंगाई नहीं है, सब कुछ सस्ता है, हर शख्स का पेट भरा हुआ है। ये तो लोग ऐसे ही शौकिया अपने तन पे कपड़े नहीं पहने हुए बच्चे जो हैं छोटे छोटे, ये कभी बार दिखाते हैं हमें कि वो बच्चे गलियों में सड़कों पे अपने कपड़े भी पूरे नहीं होते उन बेचारों के। नहीं, मजाक नहीं कर रहा, हकीकत बात है। और ये जो कमजोर तिड़ियल इलाकों में जाने पर आपको दिखते हैं बच्चे बड़े, और उसके अलावा भी ये तो शौक से बेचारे कमजोर हो गए हैं। ये शौक से कमजोर हो गए हैं, यकीन करो।
इनकी जो हालत है ये तो शौकिया है। ये बगैर चप्पल के इसलिए हैं क्योंकि ये नंगे पांव चलने के शौकीन। मैं नहीं कह रहा, आप कहते हैं। कौन कहते हैं? वो लोग जिन्होंने वो चश्मा पहन रखा है जिसमें सब चंगा, सब अच्छा दिखाई देता है और महंगाई दिखाई नहीं देती। यकीन करो, मैं और आप भी, मेरे देखने वाले ज्यादातर, जो सीधी मैं बात करूंगा, अक्सरियत मेरे देखने वाले लोग वो हैं जो कि मुल्क के अहम मनसब पे इस वक्त विराजमान हैं। अल्लाह ताला ने उनको ओहदा दे रखा है, अल्लाह ताला ने उनको दौलत दे रखी है, और ये वो लोग हैं जिनके पास प्रिविलेज क्लास हैं, जिनके पास बहुत कुछ है। इनको दुनिया के और पाकिस्तान गरीब अवाम दिखाई नहीं देते, महंगाई दिखाई नहीं देती, मसाइल दिखाई नहीं देते। अतीक उर रहमान साहब मेरे साथ आज मेहमान होंगे, इनका तारुफ कराता चलूँ। माशी तज्जिया कार भी हैं, इक्तसादी तज्जिया कार भी हैं, और मुल्क की मईशत पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। ताजिर सनतकार जो तंजीमें हैं उनके साथ भी मुंसलिक हैं। वेलकम करता हूँ आपको शो में। बहुत शुक्रिया। अतीक उर रहमान साहब, मैं थोड़ा जज्बाती हो जाता हूँ, मौजू इस नौइयत का है, आप भी इंसानियत की खिदमत भी करते हैं, साथ साथ ये काम भी है आपका, लेकिन आप जानते हैं कि मुल्क में गुर्बत कितनी है और महंगाई के असरात उन्हीं लोगों पर होते हैं। वो आपको आके कान में क्या बताते हैं, आप आज टीवी पे लोगों को बताएं। जी बहुत शुक्रिया अली नासिर। बहुत मज़े की बातें आपने की, कहीं पर हंसी भी आ रही थी और कहीं पर रोने को भी दिल कर रहा था। बात सारी है कि हम मईशत पे बात कर रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि ये महंगाई जो है ना, ये हमारे यहाँ दो किस्म का चैलेंज बनी हुई है। सो एक तो पॉलिटिकल चैलेंज और दूसरा इकोनॉमिकल चैलेंज। मैं पॉलिटिकल चैलेंज इसलिए आपको बताऊंगा कि फिक्र ही नहीं है किसी को। 94% इस मुल्क के लोग पिस रहे, परेशान हैं, एक वक्त का खाना खाते हैं, दूसरे वक्त का पता नहीं है। हर चीज़ मुनाफाखोर, ज़ख़ीरा अंदोज खूब अपने काम कर रहा है और मेन कंजम्पशन के जो आइटम्स हैं उन्हीं को वो ज़ख़ीरा अंदोजी कर रहा है। एक मिसाल देके मैं बताऊंगा कि देखिए, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, ये एक पूरा सिलसिला है। देखिए 18 अमेंडमेंट के बाद अब महंगाई वगैरह जो पॉलिटिकल सिस्टम्स में के हिसाब से इकोनॉमिकली अब ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। प्राइसेस को मॉनिटर करना ये कमिश्नर्स का काम है। एक बेचारा किसान 20 रुपए का आलू आपको दे देता है, उसको तो मिलता ही यही कुछ है, और उसको उतना नहीं मिलता कि वो दोबारा जाके उस आलू की फसल को लगाए। तो जब वो 20 रुपए का आलू आपको दे देता है तो जो बीच में मिडिल मैन है वो उसको बढ़ा बढ़ा के 60 रुपए 80 रुपए तक ले जाता है। अब वो ठेले वाला जो आपके घर में आलू लेकर आ रहा है वो 60 और 80। ये कमिश्नर्स का काम है कि वो सख्ती से इस चीज को मॉनिटर करें कि जो उसके एक्चुअल प्राइसेस हैं वो लोगों को मिलने चाहिए, उस प्राइसेस पे लोगों को खरीदारी। ये मॉनिटरिंग में कहीं पर कुछ डिफिकल्टी आ रही है जरूर, जिसकी वजह से लोगों को पॉलिटिकली इस इन्फ्लेशन को फेस करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ इकोनॉमिक चार्टर नहीं है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जब कोई हुकूमत एक अच्छा काम करती है तो आने वाली दूसरी हुकूमत उसको सबोटाज ना करे, उसको आगे बढ़ाए। इस तरह करते रहेंगे तो मुल्क बहुत बैकवर्ड की तरफ चला जाएगा और हम इस इन्फ्लेशन नाम बीमारी को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो इकोनॉमिकल फैक्टर है। वो इकोनॉमिकल फैक्टर ये एक ट्रेंड होता है। एक दफा एक चीज के दाम अचानक बढ़ गए तो फिर उनके कम होने में बहुत टाइम लगता है, बल्कि वो कम होते ही नहीं है। मैं मिसाल दूंगा फ्यूल प्राइसेस की। फ्यूल प्राइसेस बढ़ गए तो बहुत मुश्किल से फिर वो घटेंगे। जब फ्यूल प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट पे इसका इफेक्ट आता है, और जो कम्युनिकेशन है और जो लॉजिस्टिक है, इसकी वजह से फिर उन चीजों के दाम और बढ़ जाते हैं। लेकिन बहुत सारे मुहक्किक ये कह रहे हैं कि पेट्रोल की या बैनुल अक़वामी तेल की कीमतें जो हैं वो नीचे की जानिब गई हैं दुनिया में। मतलब आगाज साल से अब अगर देखा जाए तो सिलसिला कुछ मुख्तलिफ नौइयत का है। तो सर उसके असरात हम क्यों नहीं देख रहे? महंगाई कम होने में उसका असर भी होना चाहिए कि बैनुल अक़वामी तौर पर तेल की कीमत कम हुई तो यहां पर भी कम हो जानी चाहिए। एब्सोल्युटली राइट, लॉजिकली बात बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर तो गवर्नमेंट ने देना है हमको। हमें समझ नहीं आ रहा कि जब दुनिया में फ्यूल के प्राइसेस रिड्यूस हुए तो हमारे यहाँ क्यों इन्फ्लेट हुए, हमारे यहाँ क्यों बढ़े, क्यों एक्सेलरेट हुए। देखिए, जब फ्यूल के प्राइस बढ़ते हैं तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारे पास ये भी आता है कि हम देखते हैं कि हमारी एनर्जी कॉस्ट भी बढ़ जाती है। वी हैव ह्यूज इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट इन आवर कंट्री, वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। इसकी वजह से क्या होता है, एक डायरेक्ट इफेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का आता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आता है, उसमें फार्मास्यूटिकल्स हैं, दवाइयां हैं,
कंज्यूमेबल आइटम्स हैं, वो सब के सब ला मोहल्ला महंगे हो जाते हैं। तो ये कॉम्प्रीहेंशन है पूरा इन्फ्लेशन का, जो इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली मुस्तकिल बढ़ता चला जा रहा है। 8% का टारगेट था गवर्नमेंट का, इस वक्त 13% पे इन्फ्लेशन खड़ा है। एक और रीजन जो इन्फ्लेशन का होता है वो हायर इंटरेस्ट रेट। चलो अब एक इंटरेस्ट रेट एक लेवल पे आया, लेकिन आम आदमी को समझाने के लिए इस तरह अगर बात समझ में आती है, तो अगर इस वक्त इंटरेस्ट रेट आपका पॉलिसी रेट 7% पे है, तो जब आप उसको कैबोर से ऐड करते हैं तो वो एग्जैक्टली 11 से 12% पे पहुंच जाता है। जब वो 12% पे पहुंच जाता है, आप देखिए इन्फ्लेशन का रेट उसके बिल्कुल करीब करीब चल रहा है। जैसे जैसे आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे, आपका इन्फ्लेशन उसी हिसाब से बढ़ता चला जाएगा, कंट्रोल नहीं होगा। ये इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, इनको कंसीडर करना पड़ेगा, इनको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए गवर्नमेंट ने कर्व लगाया कि किसी तरह इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए 8 चीजों पे कंट्रोल करने की कोशिश की है, और उसकी वीकली मीटिंग्स भी होती हैं। ये सिर्फ वीकली मीटिंग्स करने से नहीं होगा, मैं उनके नाम आपको बता देता हूँ। एक तो फूड सिक्योरिटी पे बात होती है, दूसरे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे बात होती है, जो हम प्रोड्यूस करते करते इंपोर्ट करना शुरू हो गए, और इसके अलावा हमारी पावर जनरेशन जिसकी मैंने बात की, मैन पावर पे बात होती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे बात होती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे बात होती है, एक्सपोर्ट्स पे बात होती है, और प्राइवेटाइजेशन। ये सारी बातें रोज हो रही हैं और ये की जाती हैं, लेकिन इनका मॉनिटर सिस्टम नहीं बन रहा अभी तक कि किसी तरह अगर इन बातों को देखा जा रहा है और इससे अगर इन्फ्लेशन पे असर पड़ रहा है और इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो रहा ये इन 8 पॉइंटों से, तो कुछ ना कुछ ऐसी मॉनिटरिंग करनी चाहिए कि ये प्रॉफिटियर्स, होर्डर्स, ये माफिया, ये वो डेली कंजम्पशन की आइटम्स को जो जखीरा अंदोजी कर करके अपने मनपसंद तरीके पे उनके रेट बनाते, इससे बचा जाए। इससे बचा जाए। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। शॉर्ट ब्रेक। प्रॉब्लम यह है कि रियलाइजेशन जो पावर प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के, उनमें रियलाइजेशन नहीं है महंगाई की। वो कैसे क्रिएट की जाए, जब तक नहीं होगी तब तक माफियाज जो आप जिक्र कर रहे थे, माफियाज का राज जारी रहेगा। क्या कहते हैं? देखिए अली, आपने बहुत अच्छी बात की कि प्राइम मिनिस्टर इतने सिंसियरली कंसर्न है इस महंगाई की वजह से, और आवाम का उनको बेपनाह ख्याल है। जी। उनकी जो पॉलिसीज हैं जिसकी कामयाबी 2021 में अब इब्तदाई तौर पे हमें नजर आ रही है। देखिए कोविड की वजह से टफ इकोनॉमिक कंडीशन जरूर हमारी रही हैं पाकिस्तान की, उसमें हमने 3.3 ट्रिलियन रुपीस का लॉस भी किया है। लेकिन आप एक तरफ ये चीज देखें कि दूसरी तरफ जो पॉलिसीज है उसमें हमें कोविड की वजह से जो एडवांटेजेस आए वो ये है कि आज हमारी इंडस्ट्रीज हमारे यहां तक पैक है, और उनके जून 21 तक के ऑर्डर कमिटमेंट्स हैं ऑलरेडी, तो इसके एडवांटेजेस भी हम पर आए। अनएम्प्लॉयमेंट का जो भूत हमारे पर आया था वो कुछ थोड़ा कवर होता नजर आ रहा है इनकी कंस्ट्रक्शन की पॉलिसी की वजह से, मैरीटाइम की पॉलिसी की और दूसरी पॉलिसीज की वजह से। देखिए एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि रियलाइजेशन प्राइम मिनिस्टर को इस बात की कंफर्म है, और हम सबको है जब हम इकोनॉमी पे बात करते हैं, कि इस कोविड में एक प्रॉब्लम तो हमारे पास आया कि जो हमारी जीडीपी थी जो 3.3% पे थी, इकोनॉमिस्ट और इकोनॉमी को समझने वाले इस बात को बहुत अच्छी तरह समझेंगे, वो गिरकर 0.04% नेगेटिव पे चली गई। अब गवर्नमेंट ने एक नया टारगेट बनाया 2.1% का। ये जीडीपी का टारगेट जब तक अचीव नहीं होगा तो हम अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी से नहीं निकल सकेंगे। ये बहुत बड़ा परेशान कुन मरहला है। अब जब अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी हमारे यहाँ प्रिवेल कर रही है, तो मैंने जैसे शुरू में कहा कि 94%, 94% लोग पैरिटीज नहीं है परचेसिंग की, और इन्फ्लेशन ने उनको बहुत ज्यादा रुस्वा और खराब किया हुआ है। वो बहुत परेशान कुन हालात से गुजरे। इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ रीफाइनेंस पॉलिसीज भी दी, वो काबिल तहसीन है स्टेट बैंक के थ्रू। इसके अलावा गवर्नमेंट के कुछ प्रोग्राम भी हैं जिसमें एहसास प्रोग्राम उनका बहुत जबरदस्त है। इसके अलावा हेल्थ कवरेज है, फिर इसके अलावा शेल्टर होम्स की बात, इस तरह की कई चीजें हैं जो रफाई काम भी गवर्नमेंट ने किए हैं, ये काबिल सताइश है, इनको देखना। तो ये तमाम बातों का करने का आखिरी बात इसमें यह है कि गवर्नमेंट को जरूर बेजरूर कंसर्न होने के साथ साथ इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए
फिल फॉर और अर्जेंटली यस्टरडे बेसिस पे कुछ करना होगा ताकि कॉमन मैन 94% को रिलीफ मिले। ये बहुत जरूरी है। ऐसा करने के लिए गवर्नमेंट को अपने बजट डेफिसिट्स को रिड्यूस करना पड़ेगा। मैं देख रहा हूं कि मेरे पास एक फिगर है कि पाकिस्तान का जो गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट था, जिसको फिस्कल डेफिसिट कहते हैं आप, वो 9.1% था। अब वो मजीद बढ़ रहा है और 11.2% पे जा रहा है। अब अगर ये गैप्स आते रहेंगे तो प्रॉब्लम ये होगी कि किस तरह कवर होगा। फिर वही वाली बात आती है कि सादगी को अपना लिया जाए, चीजों को, अपने एक्सपेंसेस को कम किया जाए और इस इन्फ्लेशन की तरफ ध्यान दिया जाए, जो एक बहुत बड़ा परेशान कुल मरहला है पाकिस्तान जिसमें से गुजर रहा है। मेजॉरिटी पॉपुलेशन तो देखें सब्सिस्टेंस लेवल पर है। आपने जैसे 94% कह दिया, मैं आपकी जुर्रत को सलाम करता हूं। उसकी वजह यह है कि लोग तो अमूमन बहुत कंजर्वेटिव करने की कोशिश करते हैं। आपने खुल के बात की और मेरे ख्याल से आपकी बात जो होगी वो स्पॉट ऑन निकलने का ज्यादा चांस है। उसकी वजह यह है कि गुर्बत दिखाई देती है, गरीब दिखाई देते हैं, मजलूम परेशान दिखाई देते हैं, महंगाई से तंग लोग दिखाई देते हैं। लेकिन लॉजिक ये है कि और कितना अब हम सादगी करें। आप हमारा मतलब क्या गला घोट दोगे। नए फोन आप हमें खरीदने नहीं दे रहे, बोल रहे मुल्क का फायदा होगा, नए फोन नहीं खरीदें, टेक्नोलॉजी अपने मुल्क में नहीं आने दो, मुल्क का फायदा होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल मुल्क में नहीं आ रही, मुल्क का फायदा होगा, इंपोर्टेड व्हीकल अच्छी क्वालिटी की जिनकी वजह से फ्यूल की सेविंग होगी मुल्क को, वो हम आने नहीं दे रहे। ये घटिया बसें, ये देखें अभी आपको दिख रही होंगी स्क्रीन के ऊपर, घटिया ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, घटिया पुरानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए पुराने रिक्शे, पोल्यूशन फैलाती गाड़ियां। ये हम कह रहे हैं ये मुल्क के लिए अच्छा होगा। आप मुझे बताएं कितना टाइट करेंगे आप हमारे बेल्ट को, हम क्या करेंगे और इससे ज्यादा? अतीक साहब देखिए, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, बात सारी ये है कि जिस तरह की पॉलिसीज सामने आ रही हैं, उन पॉलिसीज के तहत इन चीजों को डेवलप किया जा रहा है, इन चीजों को डिस्करेज नहीं किया जा रहा। बात सारी ये है कि एक आदमी, आम आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी क्या बाजार जाके उस चीज को खरीद सकता है? अब सूरत हाल ये है, अगर हम फैक्ट पे बात करें, एक आदमी एक शॉप पे जाके अपनी प्रायोरिटीज बनाता है। मैंने ये खरीदा, ये खरीदा, उसके पास एक लिस्ट होती है, उसमें से चूज करता है कि ये मेरे और मेरे बच्चों के लिए क्या चीज आज जरूरी है, मैं उसको ले लूं सिर्फ, और दूसरी चीज अगर खरीद नहीं पा रहा। इस प्रॉब्लम से, इस तकलीफ से लोगों को निकालना है। ये वही मुल्क है जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कंट्री था। अब ये अपनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, हम पहले भी बात कर चुके हैं और बात करनी अच्छी नहीं लग रही, लेकिन बताना जरूरी है। अब इंपोर्ट करने लगा है। सर आप हैरान होंगे, अभी आपने बात की आलू की ना, ये हमारे स्टेपल डाइट्स आलू हो गया। आप हैरान होंगे चने की दाल, ये दालें भी जो है पल्सेस भी, ये भी हम बाहर से मंगवा रहे हैं। चावल हमारे पास वाफिर मिकदार में मौजूद है, लेकिन यू नो आवर कंट्री इज नॉट राइस ईटिंग कंट्री, वी आर वीट ईटिंग कंट्री। वीट हमारे यहाँ इतनी महंगी है, इवन के राइस भी, डिस्पाइट द फैक्ट कि हम राइस ईटिंग कंट्री नहीं है, राइस भी बड़ी एक्सपेंसिव है। नेम एनीथिंग कि जो हम लोकली प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो चीप हो। मुझे ये भी जानना है आपसे, देखिए बड़ा अहम सवाल है मेरा आपसे, लोकली प्रोड्यूस कर रहे हैं और चीप हो वो। जी अली, जो कुछ लोकली प्रोड्यूस कर रहे हैं वो अब इंपोर्ट करने लगे। फॉर एग्जाम्पल वीट, इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि जब वीट आप इंपोर्ट करते हो तो 8-8, 10-10 दिन आपके उस जहाज को बर्थिंग नहीं मिलती, कॉस्ट बढ़ जाती है, कंजेशन है पोर्ट पे। मेरी समझ में नहीं आता, केपीटी और पोर्ट कासिम में अगर जगह नहीं मिल रही तो ग्वादर में क्यों नहीं डाइवर्ट कर रहे उन शिपों को, जहां से आप अनलोड करके इजीली ट्रांसपोर्ट करके उन जगहों पे पहुंचा सकते हो जहां पे वीट्स की स्टोरेज हो रही है, जहां साइलोज है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, ये भी नहीं समझ आ रहा। ये भी एक बात है जो ऐड कर रही है। अच्छा, वो अल्टरनेट पोर्ट जो बनाना था, वो अल्टरनेट पोर्ट जो बनाना था वो भी नहीं बना जुल्फिकाराबाद वगैरह के साथ आगे जाके। मुझे पता नहीं, मैंने सुना था, आपसे उसकी तफसील भी लेता हूं। हमारे यहाँ कुदरती पोर्ट भी मौजूद है कैटी बंदर, उसका भी मुझे कुछ क्या सिलसिला है। तो जरूरी नहीं है कि हम कन्वेंशनल जो चीजें हो रही हैं उसी पर रिलाई करें, और भी चीजें करनी है। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक, और हमारी गुफ्तगू जारी जनाब वाला अतीक रहमान साहब के साथ। अतीक रहमान साहब ने बड़े अहम पॉइंट हाईलाइट किए। उन्होंने कहा हुकूमत काविश तो कर रही है, कोशिश तो कर रही है, लेकिन अतीक रहमान साहब आपके सामने ये चीज़ रखता हूँ कि
आप भी मार्केट जाते होंगे और मैं जो लोगों की आंखों में हसरत देखता हूँ ना, किसी बहुत लग्जरी चीज़ के लिए हसरत हो तो वो एक अलहदा चीज़ है। मैं लोगों की आंखों में हसरत देखता हूँ जब वो फल की दुकान के पास से गुजरते हैं। मैं लोगों की आंखों में हसरत देखता हूँ जब वो गोश्त की दुकान के सामने से गुजरते हैं। और मैं फिर बेबसी भी देखता हूँ कि उस हसरत को पूरा न होने पर जो एक बेहिसी होती है लोगों में, वो देखकर मुझे बड़ा तरस आता है। साथ साथ मैंने लोगों को देखा है, ईद का त्यौहार होता है, अभी नया साल आया, लोगों के जहन में, दिल में हसरत होती है कोई नई चीज़ ख़रीदें। और जिस तरह एक बच्चा खिलौने की दुकान में जाता है और उसको पसंद का खिलौना ना मिले तो ऐसा परेशान होता है, लेकिन जब इंसान थोड़ा मैच्योर हो जाता है तो फिर वो सब कुछ नहीं कर पाता जो खिलौने की दुकान में बचपन में कर सकता है। किसी का पल्लू नहीं पकड़ सकता, बाप का कुर्ता नहीं खींच सकता, तो फिर सोचें कि वो सारे जज्बात उसके अंदर ही मौजूद हैं, वो कहीं ना कहीं तो निकलेंगे। आपको पता है इसकी वजह से माशरे में हसद फैल रहा है, इस वजह से माशरे में बुग़्ज़ फैल रहा है, इस वजह से माशरे में नफरतें फैल रही हैं। सर ये महंगाई एक छोटा सा मसला नहीं है, बहुत बड़ा मसला है महंगाई। इसकी वजह से जो नफरत फैल रही है और हैव नॉट्स के दरमियान, यह आपके तस्वुर से भी ज्यादा बढ़ रही है। किसी दिन भी कुछ भी हो जाए, इंसान काबू नहीं कर पाएगा, माशरा काबू नहीं कर पाएगा, हुकूमत भी काबू नहीं कर पाएगी। क्या कहते हैं आप? ये आपने बहुत वजह फरमाया। पिछले दिनों बात हो रही थी और आपके साथ भी बात हुई थी, इसको मैं रिपीट कर देता हूँ कि हम लोगों ने ये कहा कि जो रिच नेशंस हैं, मेरी बात गौर से सुनिएगा, जो अमीर ममालिक हैं वो गरीब ममालिक की तरफ ध्यान दें, अपने पैकेजेस को, रिलीफ पैकेजेस को बढ़ाएं, ग्रांट्स को बढ़ाएं। सिर्फ लोन्स को मॉरिटोरियम देने में और उनको आगे बढ़ाने में किरदार ना अदा करें। ये जो लोन्स आप आगे बढ़ाते हो वो कैरी फॉरवर्ड होकर दूसरे लोन के साथ आइंदा साल में बोझ बन जाता है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने 2020 में अपनी कौम को इतने अच्छे से निकाला कोविड से कि आप देखिए, रिलीफ ली, लोन्स को आगे बढ़वाया, मॉनिटोरियम्स लिए और इन तमाम चीजों को करने के बाद एक फाइनेंशियल बर्डन से निकाल के कौम को, और इसका बेनिफिट बिजनेस कम्युनिटी को रीफाइनेंस स्कीम्स के थ्रू और आम आदमी को पास ऑन जरूर किया। ये एक फैक्ट है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। 2021 में जब स्टार्ट होता है तो हम ये देखते हैं कि वो जो कैरी फॉरवर्ड किया था आपने, डेफर लोन, वो ग्रांट्स, जो तमाम चीजें, वो सब के सब एक्यूमुलेट होकर 2021 में एक बहुत बड़ा बोझ बनकर सामने आ गए कि इनको भी तो रीपे करना है। तो जो रिच नेशंस हैं वो इस बात को रियलाइज करें कि जो पुअर नेशंस हैं वो अब इस बात की मुतहम्मिल नहीं हो सकती कि आप इन लोन्स को आगे बढ़ाते चले जाएं, कैरी फॉरवर्ड करें, मॉरिटोरियम्स दें, डेफर कर दें। अल्टीमेटली इनको पे करना होता है। ये इसको वाइव ऑफ करें ताकि कुछ साई ऑफ रिलीफ आए छोटे मुंह। लेकिन हम देख रहे हैं कुदरत का एक अजीब निजाम है परवरदिगार का कि अब जो रिच कंट्रीज हैं वो पुअर कंट्रीज से ज्यादा तकलीफ में हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, आप कंपैरेटिव स्टडी कोविड में देख सकते हैं कि क्या हो रहा है सारी दुनिया में। तो अब क्या हो रहा है कि रिच नेशंस पुअर नेशंस की मदद नहीं कर पा रहे उस लेवल पे, क्योंकि उनकी इकोनॉमी का बुरा असर है, वो डिजास्टर्स कंडीशन में। अल्लाह से रहम मांगने वाली बात है। बात सारी ये आती है कि हमारे यहाँ जो फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, जो रिच है, वो ऐसा नहीं है कि वो इजीली चीजों को जाने दे रहे। दे आर ऑल्सो डूइंग वंडरफुल वर्क, वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लोगों की लाइफ में उनका एक पार्टिसिपेशन है। लेकिन बात यही है कि डिफरेंस बहुत बड़ा है। 94% अंडर प्रिविलेज हैं और 8% प्रिविलेज्ड हैं। जरूर आपस में एक दूसरे को घूरेंगे, देखेंगे, परेशानी आएगी। गवर्नमेंट को चाहिए कि जिस हद तक हो सके मॉनिटर करे। वही वाली बात आती है कि अपने मॉनिटर्स को एक्टिव करे और इन्फ्लेशन को, प्राइसेस को नीचे लेके आए, ताकि एक आम आदमी जैसे पहले इत्मीनान से चीजों को खरीदता था अब भी उस पोजीशन पे आकर आपका अपनी चॉइसेस पे ना जाए। आपका बहुत शुक्रिया अतीकुर रहमान साहब, आप शो पर हमारे तशरीफ लाए। बहुत मौजू जो थे वो आज कवर हो गए। और मैं हमेशा जो महंगाई का मौजू होता है ना, ये बड़े मैं कहता हूँ कि मेरे जज्बात को घरमा देता है। मैं अजीब सी कैफियत में आ जाता हूँ, क्योंकि जब मैं वाकई में गरीब का दर्द और बेरोज़गार का और इस मुल्क के अंदर, मैं आपको क्या बताऊँ, बर्दाश्त नहीं होता कभी कभार। यहाँ पर वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।